एक बच्चा जिसका पेपर होना था यूपी सब इंस्पेक्टर का, उस दिन उस पेपर से 1.5 घंटे पहले उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। और वो एक्सीडेंट इतनी बुरी हालत में होता है कि पूरे चेहरे पे ब्लड निकलने लग रहा है, हाथों में ब्लड आने लग रहा है, गमछा ले रखा है, उस गमछे से बार बार ब्लड रोक रहे हैं। 112 है सर, आपके ऑनलाइन शिकायत होती है, आईजीआरएस बोलते हैं उनका, आईजीआरएस पोर्टल पे शिकायत होती है कि आप कहीं भी शिकायत कर सकते हैं। गढ़मुक्तेश्वर से डेली दिल्ली आता था ऑफलाइन में मेरे पास पढ़ने, 100 किलोमीटर डेली आना। पीछे एक बार विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी। क्योंकि सर बीए का नजरिया बन चुका है, बीए वो करता है जो कुछ नहीं कर पाता। कुछ नहीं करता। अच्छा सौरभ, मुझे ईमानदारी से बताना, तुम यूपी रोडवेज में टिकट लेते हो कि नहीं लेते? मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ये चेहरे पे मुस्कान जो आप मेरे पे देख रहे हैं, इसका कारण है एक बच्चा, और वो बच्चा है उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा। उसकी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है आप सब बच्चों के लिए। एक बच्चा जिसका पेपर होना था यूपी सब इंस्पेक्टर का, उस दिन उस पेपर से 1.5 घंटे पहले उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। और वो एक्सीडेंट इतनी बुरी हालत में होता है कि पूरे चेहरे पे ब्लड निकलने लग रहा है, हाथों में ब्लड आने लग रहा है, गमछा ले रखा है, उस गमछे से बार बार ब्लड रोक रहे हैं, काम बार बार ये सिचुएशन दोहराता रहता है। और लगातार हाथों में खून है, चेहरे पे खून है, कपड़ों पे खून है। और वो जाता है, फिर सेंटर में घुसता है तो पूरा सेंटर चौंक जाता है ये बात देख के कि ये आया कौन है यार जो खून में नहा के आया हुआ है। उसने सबको कहानियां बताई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर उसने एक बार मन में सोचा कि यार मैं पेपर छोड़ देता हूं। लेकिन वहीं पे एक मसीहा था, और ये पॉडकास्ट आज उसी को डेडिकेटेड है। एक सब इंस्पेक्टर था वहां पे जो ड्यूटी दे रहा था। उस सब इंस्पेक्टर ने क्या किया, उस बच्चे को जो आज मेरे साथ है, जो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं अभी, उस बच्चे को सबसे पहले फर्स्ट एड कराई, अपनी कुर्सी पे बैठाया और सीधा उसके उस रूम में लेके चला गया जहां उसका पेपर होना था। उसको पेन किलर दी और उसको रिलैक्स कराया कि तू बैठ के पेपर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चा उसका नाम नहीं पढ़ पाया, क्योंकि उस समय इसकी हालत इतनी बुरी थी कि इसको सही मायने में जब पेपर दे के बाहर निकला तो इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया था। आज ये वीडियो उसी भाई के लिए हम बना रहे हैं, उसी ऑफिसर के लिए बना रहे हैं, क्योंकि अगर उसका वो एफर्ट नहीं होता, अगर वो उस समय इस बच्चे की फर्स्ट एड नहीं करता एग्जामिनेशन सेंटर पे, अगर इसके लिए पेन किलर नहीं मंगाता, पानी नहीं मंगाता, सुविधाएं नहीं तैयार करता, तो शायद आज उत्तर प्रदेश पुलिस को इतना होनहार दरोगा कभी नहीं मिलता। तो मेरे बच्चों, आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो किसी और तक पहुंचाए ना पहुंचाए। उत्तर प्रदेश पुलिस में जितने भी दरोगा हैं उन तक जरूर पहुंचा दें। बाकी इस बच्चे से बात करेंगे, सेंटर का भी नाम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, ताकि वो भाई जहां भी हो, और अगर वो इस वीडियो को देखे तो एक बार हमसे जरूर कांटेक्ट करें, ताकि हम इस बच्चे से मिलें। और ये बच्चा उसके लिए बहुत थैंकफुल है, क्योंकि उसकी वजह से इसको उस समय हिम्मत मिली। देखिए, जब कोई डूब रहा होता है ना, तो ये हमारे एक देसी भाषा में कहावत बोली जाती है कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। इस बच्चे की हालत इतनी बुरी थी कि आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बच्चा इमेजिन कर सकता है कि आंखों के आगे हल्का हल्का अंधेरा आ रहा है, पूरा चेहरा कटा पिटा पड़ा है, एक्सीडेंट हुआ है, आधे घंटे तक बेहोश रहा एक्सीडेंट साइट पे, और उसके बाद उठ के हिम्मत की पेपर में जाने की। और वहां पे उसने एक बार देखा कि मेरी हालत इतनी खराब है, पेपर नहीं दे पाऊंगा। फिर उसने सोचा कि यार आज रहने देते हैं, पेपर छोड़ते हैं, जिंदगी पहले, घर चलते हैं। तब जाके कोई एक मसीहा आता है और वो फर्स्ट एड देता है, और एक बच्चा अपनी जिंदगी को सरवाइव करता है, और आज उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा है, और बहुत शानदार दरोगा है। तो मेरे बच्चे, आप सब स्वागत करिए और इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, किसी और के पास नहीं, कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस में जितने भी दरोगा उनके पास। सौरभ का स्वागत करते हैं। सौरभ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे, इस बच्चे की शक्ल को देखिए, चेहरे को देखिए, बहुत मासूम सा चेहरा है, लेकिन बहुत खतरनाक इसका स्ट्रगल है। और आप समझ पाएंगे कि ऑनलाइन कोचिंग जो है उसने कितना बड़ा परिवर्तन ला दिया है। जब हम इस बच्चे से, मैं इससे बात कर रहा था, तो आप समझ नहीं सकते कि गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है। यस सर, हापुड़ सर, गढ़मुक्तेश्वर से पढ़ता है सर। गढ़मुक्तेश्वर से डेली दिल्ली आता था ऑफलाइन में मेरे पास पढ़ने, 100 किलोमीटर डेली आना, और आना नहीं, रोज जाना भी। सुबह 4 बजे उठता था ये। तो आप सोचो, 100 किलोमीटर आना और 100 किलोमीटर जाना, उसका बाद ऑफलाइन कोचिंग में बैठना। आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम टेकन प्रोसेस होता है। आज जाके बड़ी अच्छी बात लगती है, बड़ी खुशी महसूस होती है कि हम ऑनलाइन सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, अब बात करते हैं सौरभ से। तो सौरभ, मुझे ये बता कि
और ये मैं भी जानता हूं, आप सब बच्चे भी जानते हैं जो इस इंटरव्यू को सुनने लग रहे हैं, कि परिवार में जब कोई एक बच्चा नौकरी लेता है ना, तो उसके पीछे का जो संघर्ष होता है वो केवल एक बच्चे का ही नहीं होता, उसके माँ बाप का भी होता है, उसके भाई बहनों का भी संघर्ष होता है ना। एक परिवार में सरकारी नौकरी लाना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि बहुत लाखों बच्चे ऐसे हैं जो उस चीज के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो सर मुझे वो पूरा एक्सप्लेन करना, वो पूरा इंसिडेंट जो आपने मुझे एक्सीडेंट वाला बताया। सर वो एग्जाम जो हुआ था ना 12 नवंबर 2021 को हुआ था सर। कहाँ पे था? आगरा सर। अच्छा, आगरा सेंटर था। फर्स्ट डे में मेरा पेपर था। हाँ। तो नहीं पता था किस तरह से पेपर आ रहा है, कुछ नहीं पता था। तो उस टाइम पे मैं अपने मौसी के लड़के के साथ गया था, उनका पहली शिफ्ट में था, मेरा सेकंड शिफ्ट में था। उसी जगह आगरा में? सेम सेंटर था या दूसरा? सेंटर अलग अलग था सर। ठीक है। तो पहले सुबह पहुंचे हम, तो जाके पहले उनको सेंटर पे छोड़ा, उनका एग्जाम स्टार्ट हुआ। तो मैं लगभग 10 बजे सिकंदर चौराहे पर चला गया था। ठीक है। वहीं से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे एग्जाम सेंटर था मेरा। तो वहीं सिकंदर का किला है। अच्छा, तो आगरा में? यस सर। तो लगभग 4 घंटे का समय था पेपर स्टार्ट होने में। समझ गया। यस सर। तो थोड़ा सेंटर पे भीड़ भाड़ सी होती है, वहाँ का माहौल भी अलग रहता है, थोड़ा प्रेशर वाला होता है। सब बच्चों को देखते हैं कि इतना सारे पढ़ रहे होते हैं यहाँ सर, इधर उधर लगे रहते हैं, सब कोई वीडियो देख रहा है, कोई नोट्स पढ़ रहा है, तो उनको देख के सर और प्रेशर से आ जाता है सर। तो सोचा कि अभी यहीं रुकते हैं, जब गेट ओपन हो जाएंगे उसके बाद चलते हैं। तो लोग 2-2.5 घंटे में वहां रुका, सिकंदर के किले में रिलैक्स हुआ, घर वालों से बात करी, सबसे वीडियो कॉल पे हमको सब कुछ दिखाया, मकबरा वगैरह। तो उसके बाद टाइम हुआ, फिर ठीक है आध घंटे पहले जब गेट ओपन था उससे पहले मैं सब निकलते हैं। तो वहां से मैंने ऑटो वाले से पूछा कि ये सेंटर का है, क्योंकि मुझे ज्यादा पता होती है कि लोकल के होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये रास्ता पास से तो है लेकिन बंद है। अच्छा, आगे जाके बंद है। तो फिर ठीक है, तो खुला कौन से उसमें बता दे। तो फिर तो कहा ठीक है मैं छोड़ दूंगा वहां पे टाइम से। तो मैं बैठ गया उसके साथ। तो रास्ते में जाते हुए 40-50 की स्पीड होगी समथिंग, एकदम से उसका टायर निकल गया आगे वाला। तेरी किस्मत जंड थी। लगता है रहा था उस समय तक ऐसा लग रहा था। यस सर। तो ये पहले टायर निकल गया, फिर दोनों का फेस उसका डैशबोर्ड में लगा, मेरा पीछे ग्रिल होती है ऑटो में उसमें लगा। तो पीछे से हल्की टक्कर, और एक कार ने पीछे गाड़ी थी उसने टक्कर मार दी। तो एकदम से वो रुक गया था, स्टॉप हो गया था। रुकने के बाद कार ने टक्कर मारी तो ऑटो आ गया, फिर पता नहीं क्या हुआ। तो आध घंटे बाद समथिंग लगा आंख खुली तो आसपास काफी भीड़ थी। अच्छा, एम्बुलेंस भी खड़ी थी, लेकिन सबने कहा कि बैठाओ बैठाओ। तो मुझे पता नहीं, मैंने पहले पूछा लोगों से हुआ क्या, कि तो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन लोगों से पूछा कि चोटें कहाँ के, मुझे इतना बता दो, उसके बाद देखते हैं एग्जाम देना है या फिर क्या करना है, क्या करना है। तो उसने कहा चोट तेरे फेस पे तो काफी खून निकल रहा है, तो पहले हॉस्पिटल चला चल बैठ रहेगा सबसे ज्यादा ही। फिर मुझे लगा इतना चल सकता हो या नहीं, बस खड़ा हुआ, देखा हाथ पैर सब ठीक थे। फेस पे काफी चोट थी, ब्लीडिंग थी फेस पे पूरे पे, नोज से अंदर से ब्लीडिंग हो रही थी। तो मतलब पेपर देते हैं पहले, घर पे भी नहीं बताते। घर पे बताएंगे तो डायरेक्ट बिल्कुल सब परेशान रहेंगे। तो मैंने वहाँ एक अंकल जी थे, उनसे कहा कि मुझे सेंटर तक छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा मैं कहीं और जा रहा हूँ। मैं क्या, आप मेरी कंडीशन देखिए, मैं सेंटर तक छोड़ दीजिए, बस पास में ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे सेंटर तक छोड़ गए। सेंटर पे जाने के बाद वहाँ काफी भीड़ थी, सबने देखा एक कैसा आ रहा है, तो मेरे पास एक गमछा था और रुमाल भी था। रुमाल पहले रुमाल ही निकाला, वो ब्लड में सारा भीग गया था, वो बैग में रखा, फिर गमछा निकाला, वो भी ब्लड से होता जा रहा था, भीगते जा रहा था। और वो तो वहां पास लोगों ने आके पूछा कि देखते हैं क्या हुआ। फिर बताया उनसे कि ऐसे मैं पता था, थक गया। लगभग 10-15 लोगों को बताया कि ऑटो से आ रहा था। स्कूल में, जिस स्कूल में तेरा उसी के बाहर कि ऑटो से आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने पूछा, वो चले गए। अच्छा, पूछते रहे जाते रहे। तो मैं खुद ही बैठा हुआ, फिर इमोशनल हो गया। मैंने क्या करना चाहिए कि मुझे लगा कोई तो आए मदद करेगा। तो फिर मैंने घर पे बता दिया था। घर वाले काफी परेशान हो, घर वालों ने सीधा मना कर दिया था कि एग्जाम मत दे, घर आ जा, जान जरूरी होगी तो पेपर दोबारा भी हो जाएगा। फिर मैंने कहा ठीक है, एक्सरे कराना है, मेडिकल ट्रीटमेंट बाद में ले लेंगे, एग्जाम के 2 घंटे बाद हो जाएगा। तो फिर वही पास में गया, मैं जाके बैठा रहा। तो मुझे वही जो बताया आपने, जो सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने देखा कि हाथ में तोले कैसे ले रखा है इसने, ब्लड से भीगा हुआ। हाँ, हल्की है सर। अच्छा सर। तो उन्होंने एक सिपाही भेजा, मुझे बुलाया, अपनी चेयर दी बैठने को। तो वहां मैंने जो चेयर दी तो मुझे लगा ठीक है चलो कोई तो है साथ में। तो उन्होंने भी पानी वानी दिया, मेरे लिए मेडिसिन मंगाई, फर्स्ट एड वगैरह मंगाई, और सीधे जहाँ मेरा चेयर थी, जहाँ रोल नंबर था मेरा, उस पर जाके बैठा दिया। मेरी अलग से चेकिंग हुई थी। और वो जो सब इंस्पेक्टर थे वो मतलब नए ही थे या एज्ड थे कुछ? 19 बैच के थे वो, 2019 बैच के सर। हाँ, तो यंग एज ही थी। यस सर। तो उन्होंने वहीं से मेडिसिन वगैरह देखता होगा, वो जरूर पहुंचेगा। तो सर मैंने मेडिसिन वगैरह ली, वहीं सेंटर पे मेडिसिन आ गई थी। तो एग्जाम देते हुए मेडिसिन ली, तो थोड़ा माइंड में रहा कि पेन किलर तो ले ले, पेन तो होगा नहीं। दिमाग में थिंकिंग बना ली थी कि पेन तो होगा नहीं, बाकी एग्जाम देते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट कराते हैं। तो वही सर एग्जाम दिया, काफी
काफी बार ब्लर भी हुआ आंखों के सामने, स्किन ठीक से नहीं दिख पा रही थी। तो पूरा एग्जाम हुआ, मतलब बड़ी मुश्किल से एग्जाम हुआ, लेकिन हो गया था सर, कंप्लीट तो कर पाया मैं। कुछ समय भी बच गया था उसमें, लेकिन पता कि इतना ही करना था मुझे। उतना करने के बाद फिर बाहर गया, और भी फिर वो दरोगा द्वारा मिले हमको। अच्छा, वो दरोगा मिले दोबारा से जब सेंटर से बाहर निकले? यस सर। तो उन्होंने पूछा कैसा एग्जाम हुआ, तो मैं जितना मुझे पता था उतना मैं नहीं करता, उस टाइम पे नहीं पता था। फिर ये था मुझको ट्रीटमेंट लेना था, क्योंकि मेरा सारा नोज में फ्रैक्चर लग रहा था मुझको। काफी मतलब मैंने पूछा कि नोज मुड़ तो नहीं गई आसपास के लोगों से। उसके बाद सीधे वहीं आगरा हॉस्पिटल गया, एक्सरे करा, ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद सुबह तक घर पहुंचे सर। फिर घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले तो आधे रास्ते में आ गए थे कुछ लोग। फिर उनको वापस कहा कि वापस आइए। तो तूने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की उस सब इंस्पेक्टर की जिसने तेरी मदद की? कोशिश तो करी सर, उस टाइम किसका था सर नाम वगैरह याद नहीं था ना होगा। तो भाई अगर वो सब इंस्पेक्टर इस वीडियो को देख रहा है तो जरूर एक चाहने वाला आपका इंतजार कर रहा है। आपने उस बच्चे की मदद की है, तो बहुत अच्छा लगा इस बच्चे से ये बात सुन के कि यूपी सब इंस्पेक्टर में जो नए बच्चे हैं उन्होंने जाना इस दर्द को। और मैं ये यूपी सरकार से क्या सारी सरकारों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एसएससी की तर्ज पे ना एग्जाम कंडक्ट कराएं। आप हर साल वैकेंसी लेके आए सब इंस्पेक्टर की भी, कांस्टेबल की भी। क्योंकि इस बच्चे पे भी प्रेशर यही था कि अगर वो 2023 वाला एग्जाम छूट जाता तो फिर यूपी सब इंस्पेक्टर की बारी अब तक नहीं आई, 2025 तक नहीं आई। अब लगातार रोज सुनने में आ रहा है। किसमें एग्जाम आए थे? 25 आ गया सर। 25 आ गया, सही बात। 21 की वैकेंसी थी, 21 में हुआ था, और अभी 25 आ गया। तो एक बार अगर वो मौका छूट जाता है ना तो बच्चे के लिए बहुत बड़ा होता है, और बच्चे को लगता है कि जिंदगी मौत का सवाल है हमारे लिए, तो यार रोजगार गरीब परिवार के बच्चे के लिए। तो ये सरकारों को भी समझना चाहिए कि हर साल एग्जाम कंडक्ट कराए। आप वैकेंसी थोड़ी कम कर लीजिए कंपैरिजनली, लेकिन हर साल एग्जाम कंडक्ट कराइए ताकि बच्चे पे उतना प्रेशर कभी क्रिएट हो ही ना जितना होता है। और वैसे भी जब यूपी में कांस्टेबल का एग्जाम हो या सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, सारी ट्रेनें बुक रहती, भीड़ पैक रहती है, बाहर से अंदर से सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पैक हो जाता है, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है वो पैक रहता है। तो इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि आप कई सालों में एक बार वैकेंसी निकालते हैं, और वो सबसे गलत तरीका है। हर साल वैकेंसी आनी चाहिए। अब मुझे शुरुआत से थोड़ा सा बताओ कि बैकग्राउंड क्या है। 10th क्लास मैंने लोकल स्कूल से किया था, और 12th मैंने पीसीएम से किया था। तो उसके बाद मेरे बड़े भाई हैं जो अभी पोस्टेड हैं दिल्ली में ही, एमएचए में काम करते हैं, सीनियर अकाउंटेंट है वो। इसके परिवार में एक अच्छी चीज क्या है कि इसकी सगी बहन भी उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर है, दरोगा। इसकी भाभी भी दरोगा और भाई भी दरोगा। और अभी जो बैठी हैं वो छोटी सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर। अच्छा, ये बड़ी सिस्टर है जिनका भी फिजिकल रह गया। यस सर। उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा में जिनका फिजिकल रह गया थोड़ा सा किसी छोटे से डिफरेंस से, नहीं तो वो भी दरोगा होते। आप सोचो एक परिवार में 4-4 दरोगा हो जाए तो थाना घर का खुल जाता है। तो इतना खूबसूरत। और जो इसके भाई हैं वो इस समय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में ऑडिटर की पोस्ट पे है, सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे है। और अब आप बताओ आगे की कहानी। सुबह मुझे वही छोड़ के गए थे यहाँ सर। अच्छा, आज सुबह वही छोड़ के। नाइस यार। हाँ, तो फिर 10th क्लास आपने वहां से की? 12th किया मैंने पीसीएम से। तो उसके बाद 2 ऑप्शन थे। पिताजी ने कहा कि बीएससी कर ले, मतलब सभी लोग बीएससी करते हैं पीसीएम के बाद ज्यादातर। लेकिन भैया ने कहा कि तुझे करना क्या है, पहले देख लो आगे करना क्या है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उस टाइम पर तो ये था सर, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो भैया ने बताया कि तुझे पास 2 ऑप्शन है, तो बीएससी कर ले, 3 साल मतलब तू पढ़ नहीं पाएगा इस टाइम, मतलब कुछ भी फोकस लगा के। तो बीएससी कर ले, अभी बीए कर ले, तेरे पास थोड़ा समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए। जब तक तेरी ग्रेजुएशन होगी तब तक तेरी कोचिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे सेकंड ऑप्शन ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि सर सबको जो भी चाहिए, जो में ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन में सर बीए भी इनफ थी। तो उनके कहने पर सर बीए में एडमिशन लेके, पीसीएम वाला बच्चा बीए कर रहा है। यस सर। सबने सर, काफी लोग कहते थे, सभी रिलेटिव्स कहते थे, तो क्या कर रहा है तुझे, मतलब इतने अच्छे नंबर से तेने 12th किया, उसके बाद तू बीए कर रहा है। बीए मतलब, क्योंकि सर बीए का नजरिया बन चुका है, बीए वो करता है जो कुछ नहीं कर पाता। कुछ नहीं करता सर। तो उसके बाद बीए में एडमिशन लेके सर मैं 2018 के लास्ट में दिल्ली से मतलब कोचिंग स्टार्ट कर दी सर आपके पास। अच्छा, प्रूडेंस था जब आपका वहां 2018 में। तो ये बीए उस समय हो चुकी थी कंप्लीट या चल रही थी? सर फर्स्ट सेकंड ईयर में था उस टाइम पे। अच्छा, समझ गया। यस सर। सर वहीं से डेली 2 महीने अप डाउन करा। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा नहीं था कि सेटल हो सके यहाँ। तो कितने बजे निकलता था घर से? सर सुबह 4 बजे उठते थे, लगभग 5:15 से ट्रेन होती थी। कहाँ से? गढ़ से ही। अच्छा, गढ़ से ही ट्रेन होती थी। और कहाँ उतारती है वो? सर नई दिल्ली उतारती है। फिर नई दिल्ली से मेट्रो से जीटीबी नगर, और वहां से सर आपके यहाँ फिर ऑटो पकड़ के कोचिंग तक, ऑफलाइन तक। और लगभग कितने बजे दिल्ली पहुंचता था? दिल्ली सर वो 8-9 बजे करीब पहुंच जाती थी, जब लेट हुआ तो 9 बज जाते थे, और लगभग 1-1.5 घंटा उसके बाद लगता था यहाँ तक। 10:30-11 बजे तक मैं आपके पास पहुंचता था सर प्रूडेंस में। सुबह 4 बजे का उठा हुआ एक बच्चा 11 बजे आ रहा है पढ़ने के लिए,
Yes, sir. और फिर रात का प्रोग्राम? रात का सर फिर 3 बजे क्लास ऑफ होती थी, हाँ। तो फिर 4 बजे ट्रेन इंटरसिटी जाती है वहीं। अच्छा तो अच्छा। फिर शाम को 4 बजे जाते थे, लगभग 7-8 बजे वो भी उतार देती थी घर पे? हाँ। यस सर। लेकिन इसमें सब में पिताजी हमारे थे कि पिताजी सुबह डेली हमसे पहले उठते थे, हमको उठाना और स्टेशन तक छोड़ के आना। तो अच्छा। 2 महीने तक वही छोड़ गए थे स्टेशन अच्छा, पे। स्टेशन दूर होगा यस घर सर, से? लगभग 2-3 किलोमीटर पे था। हाँ। तो वही लाना ले जाना सर, पिताजी का काफी योगदान रहा सर। और पिताजी जमींदार हैं, किसान आदमी यस सर, किसान है सर। तो तूने उस समय सोचा नहीं कि यार मैं रोज आ जा रहा हूँ, मेरा समय बहुत लग रहा है? क्योंकि Yes, sir. ट्रेन में तो चलो फिर भी, पर जिस हिसाब से आज के समय में हमारे बच्चे हैं, आर्थिक रूप से संघर्षशील परिवारों से आते हैं, तो ये बच्चे वो तो है नहीं जिनकी एसी फर्स्ट क्लास में टिकटें होंगी, जनरल में धक्के खाते आते हैं। तो जनरल में पढ़ाई तो कहाँ हो पाती होगी जनरल डिब्बों में? सर डिब्बे में तो नहीं हो पाती थी, क्योंकि सर रहने का ये था कि उस टाइम पे 150-200 रुपए में महीने भर की एमएसटी बन जाती थी ट्रेन की। पास बनता था यस सर। तो उससे जाते थे, उससे मतलब डेली टिकट से बच जाते थे और काफी इकोनॉमी में था, मतलब उससे डेली ट्रैवल करना। हाँ। बस से जितनी एमएसटी बनती थी, एक दिन का रेंट होता था उसका। और भाई मुखर्जी नगर में अगर आप पीजी लेते हैं और रहते हैं तो मुझे लगता है 10-12 हजार से नीचे का मिनिमम सर इतना है। हाँ, खर्चा यस बहुत सर। है। और उस समय तो परिवार भी स्ट्रगल में था, बड़ा भाई भी कोचिंग ही ले रहा था, यस सर। वो भी साथ ही आता था? सर वो बस से आते थे, मैं ट्रेन से आता, लेकिन दोनों साथ में जाते थे। अच्छा, वो बस से आता था, आप ट्रेन Yes, से sir. आते थे। तो आपको पहली बार जो बीए में आपने फर्स्ट ईयर में ये सोचा कि अब मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, यस सर। गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी Yes, sir. करनी क्योंकि सर चाहिए? जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, हाँ। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं कोचिंग लेना, तब तक मैं वो चीज कर चुका हूँ। तब तक हो भी गई थी। ग्रेजुएशन से पहले पहले मेरी इंग्लिश और मैथ दोनों ठीक ठाक हो गए थे। ठीक है। यस सर। तो फिर इंग्लिश अगर तेरी ठीक ठाक हो गई तो फिर यूपीएसआई क्यों किया? सर सीजीएल की तैयारी में था सर मैं। अच्छा, पहले स्टार्टिंग में सीजीएल Yes, सोचा sir. था? 1-2 बार अच्छा गया मैथ और उसमें अच्छे नंबर आए, लेकिन सर थोड़ा कहीं जीएस में उस टाइम फ्री में रहता था। हाँ। उस टाइम फिर पैटर्न चेंज हुआ, फिर हाँ। ठीक से दे नहीं पाया, यूपीएसआई में हो गया। हाँ। अब दोबारा सर अभी लगे हैं। अच्छा, अब दोबारा सीजीएल के लिए भी लग रहा है? यस सर। पर गांव में कौन इज्जत करेगा? सीजीएल की दरोगा की अलग वैल्यू है भाई, हैं? गांव में किसी को तू कह देगा कि भाई मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगाऊं, बोले कौन है भाई? है, वैल्यू तो दरोगा की है। तो आपको पहली बार ये एक बच्चे के माइंड में ना बड़ा सवाल होता है कि हम किस जगह कोचिंग लें, किस जगह पढ़ें। उस चीज को तुमने डिसाइड कैसे किया कि भाई कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना, कैसे जाना है? वो सारी सिचुएशन कैसे संभाली सर, या कैसे डिसाइड करते? 2016 में हमारे बड़े भैया आए थे दिल्ली पढ़ने, तो उन्होंने आपके यहाँ से मैथ किया था। तो हमने उनसे पूछा कहाँ करनी चाहिए, तो उन्होंने हमसे बताया कि देख तू दिल्ली जा, सभी जगह डेमो ले, तू देख तू कितने पानी में है, उस हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर। तो फिर मैं दिल्ली आया, मैंने काफी डेमो लिए अलग अलग जगह, काफी जगह देखा मैंने, लेकिन अब बेसिक तो सबका क्लियर हो जाता है। अब मेरे को था कि कम से कम टाइम लगे कि मुझे ये थोड़ा अपर लेवल पे मैथ आए, जो मतलब नॉर्मल से ऊपर हो। बेसिक तो मेरा क्लियर था सर। तो फिर मैं तो आपके पास गया, देखा आपने, मतलब टाइम वेस्टिंग थोड़ा मुझे कम लगा कि टॉपिक पर ज्यादा हो रही थी। जो इंपॉर्टेंट बात थी, क्वेश्चन अच्छे आते थे उसमें, तो बाकी सबसे डिफरेंट लगा सर। अब मैं वापसी आता हूँ कि सीजीएल से यूपीएसआई पे शिफ्ट हुआ। यस सर। तो घर वालों ने और माइंड में कब तूने किया था कि मुझे बेल्ट की जॉब करनी है? क्योंकि सीजीएल की जो जॉब है वो मोस्टली सिविल जॉब है। यस सर। चाहे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर हो, वर्दी बेशक पहनते हो, लेकिन वो है सिविल ही जॉब। यस सर। तो दोनों में तो बड़ा डिफरेंस है, सिविल जॉब और बेल्ट वाली में। बेल्ट वाली तो बहुत भयंकर लेवल पे डिसिप्लिन है। यस सर। और मुझे पता है कि आप लोगों की ड्यूटी का भी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। टाइमिंग फिक्स नहीं है सर, कभी 36-40 घंटे हो जाते हैं लगातार। यस सर। ऐसा हुआ है कभी? काफी बार हुआ सर। अभी इसमें हुआ होगा कुंभ के मामले में। कुंभ में ड्यूटी गई थी, लेकिन अभी अंडर ट्रेनिंग थे, हमें कहा कि आप सीखो थानों पे, वहां मत जाइए। अच्छा। यस सर। तो ड्यूटी लंबी रहती है? यस सर, कभी कभी हो जाती है, लेकिन और सीजीएल वाले मामले में ये रहता है कि ड्यूटी एक सेट टाइमिंग रहती है, लगभग एक फिक्स पैटर्न रहता है और उसके अकॉर्डिंग ही ड्यूटी रहती है। तो माइंड मेकअप कैसे किया था इस चीज के लिए? माइंड में सर इस जॉब को तो पहले था नहीं कि ये करनी है। एक बार मैं और मेरा दोस्त था, लाइब्रेरी शाम को लगभग 10 बजे घर जा रहे थे हम, 10-10:30 बजे थे। तो उस टाइम पे एक चौराहा पड़ता, वहाँ पुलिस खड़ी थी। कहाँ पे? वहीं पे गढ़ के चौराहा पड़ता है, गढ़ चौकला। तो हमने देख लिया कि आपस में कह रहे थे यार ये नौकरी नहीं करनी है, रात को 10-10:30 बजे यहाँ खड़े हैं। और आज उसी में? हाँ उसी में। बाद में बता पड़ा कि जिसको मना गया था उसी में, लेकिन कोई नहीं सर, इंटरेस्टिंग है, डेली कुछ नया करने को मिलता है। हाँ, रोज नए नए अपराधी आते होंगे तुम्हारे पास दबा के। डेली नई तरह का इंसान, नई थिंकिंग, तो अच्छा लगता है ग्राउंड से जुड़ के लोग। तुम्हारे पास तो शराबी कबाबी भी आते होंगे, चोर भी आते होंगे, कुछ एक्सपीरियंस बताया यार हमें। शराबी का किसी भी चीज को लेकर फोन कर देंगे, खुद मार पिटाई करेंगे तब भी फोन कर देंगे। अच्छा, जो मार पिटाई कर रहा है वही फोन कर देगा। अब फोन करके कहते हैं कि मुझे वहां से वहां तक छोड़ गाओ।
112 है डायरेक्ट 100, तो उसमें कहते हैं कि मुझे वहां से छोड़ गाओ। ऐसे से काम करते हैं। कभी कभी कॉल करते हैं कि मेरी गाड़ी का तेल खत्म हो गया, मुझे तेल ला के दो। फिर तुम आते हो, व्यवस्था करते हैं जैसे अरेंज करते हो सर, क्योंकि सब फीडबैक ज्यादा है कि पुलिस ने किस तरह से मदद करी। अच्छा, ऐसा है यूपी पुलिस में? मतलब 112 पे अगर कोई कॉल करता है तो मतलब आपका फीडबैक जाता है कि आपने उसको टैकल किया कि नहीं? 112 है सर, आजकल ऑनलाइन शिकायत होती है, आईजीआरएस बोलते हैं उनका, आईजीआरएस पोर्टल पे शिकायत होती है। हाँ। कि आप कहीं भी शिकायत कर सकते हैं। हाँ। काफी नंबर है ऐसे जो आप शिकायत कर सकते हैं। तो वो थाने पे कंप्लेन, आप थाने नहीं जा सकते तो आप उन पे कंप्लेन कर दीजिए, पुलिस जाएगी, वादी के पास जाएगी, उसकी समस्या पूछेगी, उसका निस्तारण करेगी और उसका फीडबैक फिर दोबारा फोन करके फिर लखनऊ मुख्यालय से लिया जाता है। अच्छा, जैसे प्राइवेट कंपनियों में होता है कि फीडबैक लिया जाता है सर? उससे पूछा था कि हाँ जो पुलिस ने कार्रवाई करी है आप उससे संतुष्ट हो या नहीं हो, और नहीं हो तो सर वो दोबारा भेजते हैं सर। फिर अधीनस्थ अधिकारी जो होते हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं कि ये संतुष्ट क्यों नहीं हो पाया सर। ये तो बड़ा अच्छा काम है यार, प्रोफेशनलिज्म इतना लेवल पे आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताना कि जैसे पीछे एक बार विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, उसमें मैंने उसको न्यूज में सुना था कि उसने कई पुलिस वालों को मार दिया था अपने वहां बुला के। तो यूपी में बदमाशों में खौफ है या यूपी पुलिस में बदमाशों का खौफ है? सर अब तो बदमाशों में खौफ है यूपी पुलिस का सर। अच्छा, कि सर गवर्नमेंट सहयोग करती है, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले था सर। मेरा ऑटो पलट सकता है, उसकी गाड़ी पलट गई सर। तो आपको कभी कोई बदमाश टकराया नहीं जो थाने में आया और फिर क्या देख लियो बेटा तू निकलना तो बाहर ही है? नहीं सर, क्योंकि सर अधीनस्थ अधिकारी का सपोर्ट काफी अच्छा है सर। अच्छा, ऐसी बोल रखा है कि कभी कोई समस्या है तो हमसे संपर्क जरूर कीजिए। कभी तो कोई चीज केस नहीं करी सर। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया जो इतना बड़ा बदमाश हो? बदमाश आज के टाइम में नहीं। अच्छा, बदमाशी नहीं सर। अच्छा, तो जो बड़ा जो सवाल आता है वो कि आपके पास जब भी कोई मुकदमा आता है तो आपके आजकल ये हो गया है जो आपने भी कहा कि दोनों पक्ष कॉल कर देते हैं। मान लो ए और बी की लड़ाई हुई तो ए ने भी कॉल कर दिया और बी ने भी कॉल कर दिया। सर इसमें ये है कि अगर कहीं लड़ाई होती है तो थाने में पहले वो पहुंचता है जिसको डर रहता है मुकदमे का। अच्छा, क्योंकि संभ्रांत व्यक्ति जो होंगे तो थाने पे कम चक्कर मतलब जाते हैं, थाने पे शिकायतें कमी करते हैं। तो थाने पे जो पहले आ जाता है उसको वादी पक्ष माना जाता है, उसकी सुनवाई मतलब पहले उसी को सुना जाता है। कि बाद में पता लगता है दूसरा पक्ष लेकर है कि ये समझा जाता है कि इसी के विपक्ष में इसलिए लाया ताकि इसने प्रार्थना पत्र दिया है। अच्छा, तो फिर इस तरीके से आप लोगों के ऊपर तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता होगा, क्योंकि आपके ही लेवल पे तो किसी चीज की जांच बहुत गहन होनी है। क्योंकि कोर्ट तो आपकी जांच पे ही बहुत ज्यादा कुछ डिपेंड करता है उसका डिसीजन। तो आप लोगों के ऊपर तो बहुत बार प्रेशर रहता होगा, क्योंकि कई बार चीजों को बहुत गहराई में जांचना होगा और आपके पास ऐसा है नहीं जो भाई हम फिल्मों में देखते हैं कि अजय देवगन लगा हुआ है, वो एक ही केस पे लगा हुआ ढूंढते जा रहा, 24 घंटे वही केस है। अगर एक केस हो तो आदमी ढूंढ ले, लेकिन तुम्हारे पास तो मुझे लगता है 24 घंटे में 24 केस आते होंगे। केस तो बहुत है सर, अगर इन्वेस्टिगेशन भी रहे तो लगभग 14-15 तो इन्वेस्टिगेशन हमेशा होती है। अच्छा, एक आईओ के पास रहती है सर, इतने तो एवरेज रहता है सर। अगर कोई भी स्टार्टिंग में आता है तो उसकी पूरी बात सुनी जाती है, पहले वो बता दे, लेकिन हर कोई बड़ा चला के बताता है तो नेचुरल है वो, सच तो कौन बताएगा। हाँ सर, अगर आप किसी भी एक पक्ष को सुनेंगे तो वो ठीक ही लगेगा, जो तो हम दूसरे पक्ष की नहीं सुनेंगे। फिर दूसरे पक्ष की सुनी जाती है, फिर वो अपनी बड़ा चलाकर बताता है। तो हम हर गाँव में हमारे कुछ मुखबिर होते हैं। अच्छा, रहते हैं सर, वो ऐसे लोगों को चुनते हैं मतलब हम कि थोड़ा न्यूट्रल रहे, ना इसका हो ना उसका हो, जो गांव में संभ्रांत व्यक्ति हो, जो सच बता दे, जिसकी किसी से दुश्मनी ना हो, जो सच बता दे, जो उस बात की तह तक बता सके। तो वहां से पता पड़ा बात क्या थी। तो बात वो अलग ही आती है, दोनों पक्ष बताते हैं। फिर बाद में फैसला कराते हो। सर जो भी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर वगैरह होता है सर। तो मैक्सिमम पुलिस की कोशिश तो वैसे ये रहती होगी कि जो भी लड़ाई झगड़ा है चलो शांत करो, अपने अपने घर जाओ, या करते हो कार्रवाई तुरंत आते ही? सर मौका देते हैं, क्योंकि सर अगर एफआईआर हो जाती है फिर वो कहते हैं कि हमें एफआईआर हमारे वापस चाहिए, वो होगी नहीं। प्रोसेस इतनी आसानी से नहीं होता सर, वो कोर्ट से ही होगी शायद। कोर्ट से होती है सर। कोशिश यही की जाती है कि आपस में अगर प्रेम प्यार से थोड़ी देर में समझ जाए तो ठीक है, लेकिन कोई जिद पड़ जाता है तो। और ऐसे तो बहुत केसेस आते होंगे, जैसे अगर कोई शहर है, लड़का लड़की के लड़की ने गर्मा गर्मी में फोन कर दिया, फिर 3 घंटे बाद उसका दिमाग ठंडा हुआ या लड़के का ठंडा हुआ, क्या रहने दोगा, मैं नहीं करनी कार्रवाई। काफी बार होता है सर ऐसे। तो फिर तुम्हें तो गुस्सा बहुत आता है कि साला 3 घंटा हमारा दिमाग चाट लिया। ऐसी होता है सर, आदमी चक्कर काटता है, मेरा मुकदमा लिखो तो लिख जाता है। फिर अगले दिन आता है, मैं इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहता। फिर तुम क्या करते हो, थप्पड़ थप्पड़ मार देते हो उसको? नहीं सर, गुस्सा तो आता है, लेकिन कंट्रोल किया हुआ है सर। कंट्रोल करना पड़ता है प्रोफेशनल इसी चीज। ये सीख जाते हैं सर, हर तरह के लोग मिलते हैं आपको इस जॉब में, हर तरह का लोग मिलेगा। कोई ऐसा केस जो आपकी इस जर्नी में आया और आपको लगाओ कि यार हाँ अब मेरा पुलिस में आना सफल हुआ, मैंने एक काम तो अपना ज्वाइनिंग के बाद अच्छा कर दिया बहुत जानदार?
ऐसे तो काफी काम है सर। एक थोड़ा चैलेंजिंग काम था। हाँ। हम पहले तो थाना पर दूसरे थाने होते हैं, उसको पोस्टेड थे। तो हम एक एक्यूज था, वो लगभग 4 से 6 साल उससे फरार था। अच्छा। सर पुलिस आती थी घर पे, कभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तो हमें एक बार भेजा गया, हमसे कहा गया कि इसको लाना ही है। इसको बिना लाए मत लौटना। तो थोड़ा सा मोटिवेशन तो मिलता है, चलो ठीक है इस बार लेके आएंगे उसको। हाँ। तो उसके घर गए, घर पे ताला लगा हुआ था। लेकिन जो वॉशरूम वगैरह होता है तो उसमें से थोड़ा वो भीगा हुआ था। अच्छा। अगर वो घर नहीं होता, मतलब चालू नहीं होता, तो वो सूखा होता है घर में। कोई नहीं रहता तो पानी बंद होगा उसमें। तो वहां लगा रहता तो है, लेकिन यहाँ नहीं है, अप डाउन नहीं कर पा रहा। तो आसपास पता करी, साइड से उसके घर में एक लेडीज निकली, शायद वो अंदर से लिंक हो अगर। तो उनसे हमने पूछा कि ये कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि हम उसकी भाभी हैं और वो यहाँ नहीं रहते, काफी साल पहले छोड़ के चले गए। हमें कुछ काम था, सही तो पता नहीं क्या काम है, नॉर्मली बात करनी थी, आप बता दीजिए। कुछ नहीं। तो वर्दी में गए थे सिविल में? उस टाइम यूनिफॉर्म में थे सर। अच्छा। फिर कुछ लोग यूनिफॉर्म में थे, लगभग 2 लोग सिविल में रहते हैं सर। अच्छा। जो हम उस पूछताछ कर रहे हैं, और 2 लोग आसपास गाँव में जाके। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, उल्टा अटैक भी तो हो सकता है। नहीं सर, दिन में जाते तो दिन में थोड़ा चांस कम रहते हैं। अच्छा, कम है सर। जैसे पुलिस में सर कम है उल्टा अटैक हो इस टाइम में सर। यूपी में दबाव है। यूपी में दबाव थोड़ा। अच्छा, फिर तो वहां गए तो उन्होंने नहीं बताया कि वो मेरे देवर हैं, वो यहाँ नहीं रहते। उसने कुछ नहीं बताया। तो लेडीज थी, हमने कुछ नहीं कहा। उससे बाद में लगभग हम वहीं रुके शाम को 4-5 घंटे गाँव में। अच्छा। पता करी, कुछ लोग गए गाँव में, आसपास पता करी जो लोग थे, तो पता पड़ी उसका गाजियाबाद में ढाबा है। अच्छा। हाँ, उस ढाबे का मैं नाम भी नहीं पता था, लेकिन उसकी कास्ट वहां से पूछ ली थी। तो उससे थोड़ा पता पड़ गया था कि इसका रिलेटेड होगा, कुछ मिलता है। तो हमारे पास कुछ नंबर भी नहीं था उसका। तो एक नंबर गाँव से मिला, तो स्विच ऑफ था। अच्छा। लेकिन उसका ट्रू कॉलर पे हमने देखा, एक फोटोज थी, काफी पुरानी थी। वो गाजियाबाद की थी। उसमें एक फ्रूट कॉर्नर था, उसके पीछे लिखा था गाजियाबाद लिखा था। जो मेन प्लेस था वो उसके सर से ढका हुआ था। समझ गया। हाँ। तो फिर हम वहां से निकले, हमने आसपास ढाबों की तलाश करी। तो नंबर कहाँ से लिया आप लोगों ने? गांव वालों से? गांव से सर, बड़ी मुश्किल से मिल पाया, किसी का भरोसा जितना पड़ता है उसके बाद सर कुछ मिल पाता है। फिर वहां गए, मैं पता पड़ा, हमने लगभग उस टाइम पे पुलिस लाइन के पे पता पड़ा, पुलिस लाइन के आसपास कहीं है, क्योंकि वो पुलिस से रिलेटेड था, पुलिस के काम करता था, उसने कुछ फर्जी काम किया था, तो इसी का उस पर केस चल रहा था। समझ गए। तो वहां गए, वहां पे लगभग 100-150 करीब हमने इतने जो जूस कॉर्नर थे वो ढूंढ दिए, सबको फोटो दिखाए वो। तब वो एक ने पहचाना कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, इसके आसपास ढाबे पे काम करता है। तो हमने काफी तलाश करा उसे, काफी देखा, तो हमें समझ में आया कि एक ढाबे पे हमने रोका जो कास्ट रिलेटेड था। कास्ट लिखी हुई थी उस पे। तो हमें कंफर्म नहीं था कि यही है वही है। तो उसके ऊपर नंबर लिखे थे, बॉर्डर होता है बैनर, उसके नीचे 3 नंबर थे। तो हमने 3 नंबर लिए, ट्रू कॉलर पर नेम चेक किया, लेकिन उनसे 2 तो स्विच ऑफ थे, एक ऑन था। और एक वो मिला लगभग उड़ीसा में जाके मिला था वो नंबर, जो एक ऑन था। हाँ, उससे पूछा तो उसने कहा मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। तो उसने बता दिया कि मेरी कोई दुकान नहीं है। तो फिर हम उस ढाबे पे गए। उस ढाबे पे एक महिला थी, हमें आसपास बता करा कि कुछ लोगों ने एक आध कोड दिखाया कि इसी ढाबे पे काम करता है। हाँ, ये और ये महिला इस ढाबे पे मिलके इस ढाबे को चला रहे हैं। तो हमने उस ढाबे पे खाना खाया, थोड़ी देर वेट किया। तो वर्दी में या सिविल? सिविल में आ गए थे। अच्छा, सिविल में। तो काफी देर बैठे, हम सोचा कि पूछ रहे, लेकिन अब पूछा, उसको पता पड़ गई थी कि गाँव से बता दिया था। अच्छा, गाँव वालों ने कौन मार दिया क्या? इंक्वायरी के लिए आया, पुलिस आई है तो बच के रहना। तो अपने वहां नहीं था वो। उससे फिर हमने जो 3 नंबर थे उनकी लोकेशन निकलवाई। तो लोकेशन एक ही आई थी, स्विच ऑफ था फोन उसका। स्विच ऑफ जिस जगह हुआ वो लगभग 100 मीटर की दूरी पे था। अच्छा, जो आप बैठे थे खाना खा रहे थे वहां। बाकी एक नंबर और था, उसके लगभग 3-4 किलोमीटर दूर लोकेशन आई। तो हम उस लोकेशन में गए, क्या पता वहां रह रहा हो, आराम कर रहा हो। तो वहां जाके देखा, वहां कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनी थी, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, वहां तो कुछ मिला नहीं। तो फिर वापस आए, ये लोकेशन तो क्या पता इसी महिला का नंबर हो। फिर देखा कि वो लोकेशन लगभग 100 मीटर की दूरी पे थी। फिर हम उस लोकेशन पे गए, वहां जाके पूछा तो दिखाया, काफी लोगों से पूछताछ करी, 3-4 घंटे पूछते रहे। तब एक ने कहा कि हाँ ये थोड़ी देर पहले खाना लेके आया था। फिर हम दोबारा ढाबे पे गए कि अगर खाना लेकर आया तो ढाबे से आया होगा। तो कुछ मिलेगा ढाबे से ही मिलेगा। ढाबे पे नहीं तो रात को महिला है, महिला जाएगी तो घर पता पड़ता है घर का है उसका। घर का। तो फिर वहीं लगभग 6-7 घंटे वहीं बैठ रहे उसके ढाबे पे। अच्छा। ढाबा अंदर खुला रहा। तो मैं ऐसा तो नहीं आने वाला, काफी समय हो गया, लगभग बहुत समय हो गया था, 32 घंटे हो गए थे लगातार काम करते हुए, और कुछ करना है, ध्यान देना है। तो हमने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, इसका नंबर लेके ऑर्डर करते हैं 3 अलग अलग जगह जाके, क्योंकि एक साथ एक आदमी तो नहीं लेके जाएगा। और 3 प्लेस भी सिलेक्ट किए, थोड़ा अलग अलग थे। नाइस यार। तो उसके बाद उसके 2 छोटू काम करते थे, वहाँ लड़के थे, तो उन्होंने 2 जगह तो उसे भेज दिया। अच्छा, तुमने
तीन लोकेशन से ऑर्डर किया तो ताकि वो दो ही लड़के काम करते थे, तो तीसरा तो कोई ना कोई को बुलाएगी, और तीसरा दोनों को ऑर्डर होने के बाद में निकल चुके, फिर तीसरा ने बड़ा ऑर्डर किया, लालच में आएगा ये सर। हाँ। तो और वो किसी पुलिस वाले से कराया था, अच्छा, ताकि स्टाफ को पहले मिल सके। हाँ। तो फिर वहीं फंस गया, वो लेके आया, तो वहीं पकड़ गया सर। और जिस पुलिस वाले से ऑर्डर कराया फिर वो डर, अच्छा उसके अंदर डर नहीं होगा ना कि ये उनको बता दिया था, लोकल पुलिस का लिया था, नहीं अच्छा, तो लोकल पुलिस वाला ट्रू कॉलर पता लग जाए। समझ गया। कौन से तो लगातार ये काम करते हैं, लगातार काम करते। तो उस महिला को डाउट भी हो गया था, क्योंकि उसने एक बार गाड़ी खड़ी हुई देख ली थी अपने ढाबे के बाद, पुलिस हमने फिर लोकेशन चेंज कर दी थी। तो फिर एक मोटरसाइकिल पे आगे वहां बैठे लोकल से कहीं से लेके एक दो लोगों ने ध्यान रखा ढाबे पे, तो सफलता मिली। उस टाइम लगा कि हाँ मेहनत कामयाब हुई, थोड़ी सी लगे रहे उसमें। एक चीज है, ये स्टोरी वैसे बड़ी इंस्पिरेशनल है और दिमाग भी बहुत लगाया है ना। हो सकता है कोई बॉलीवुड वाले इस कहानी को ही उठा लें, क्योंकि बड़ी विचित्र कहानी है कि मतलब हम 32 घंटे 34 घंटे 35 घंटे लगातार एक आदमी की सर्च में, और वो वाली चीज है ना, धूल में लकीड़ा ढूंढने वाला काम है, कुछ है नहीं क्लू, लेकिन बस वो अंधेरा सा धूल से निकलते जाते हैं, फिर निकलते चले जाते हैं। लेकिन वही है कि पेशेंस बहुत चाहिए, पेशेंस चाहिए सर, पेशेंस चाहिए, और लगातार उस पे ध्यान काम करते रहो, धीरे 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 धीरे। कोई गाजियाबाद से वहां की डिस्टेंस 8-9 घंटे लगते हैं आने में, तो वहां से आके वो काम करना, फिर दोबारा वहीं जाना, बीच में कहीं ब्रेक व्रेक कुछ नहीं। तो फिर जब उसे थाने लेके गए तो SHO वगैरह ने अप्रिशिएशन दिया, नहीं दिया? कुछ मिला था सर। इनाम पैसे के रूप में मिला या वैसे मिला? नहीं सर, आदमी प्रशंसा हुई थी काफी। अच्छा, जो इतने मतलब कई साल हो गए थे, नहीं मिल पा रहा था, समस्या पर पैदा कर रहा था। हाँ, कोर्ट तो बार बार SHO को ऑर्डर करता होगा लेके क्षेत्राधिकारी हो रही थी सर, सर्किल ऑफिसर सर उनका था। अच्छा, SHO से ऊपर CO को कम। हाँ, तो CO को कोर्ट से जब आता होगा प्रेशर, तो CO तो तुम्हें डिलीवर करेगा उस प्रेशर को। तो ये फिर तुम लोगों ने अखबार में दिया कि नहीं दिया इस चीज को? नहीं सर, आया होगा, उस टाइम में ध्यान नहीं देता, काम इतना रहता है, अखबार का नहीं पढ़ पाते सर। हाँ, वही तो कहानी है। फिल्मों में हम देखते हैं कि एक केस है तो एक केस तो आदमी 24 घंटे सुलझा ले, लेकिन यहाँ तो रोज के इतने केस है कि आदमी एक भूल जाए दूसरा आ जाता है। हाँ, किसी का एक्सीडेंट है, किसी की लड़की गायब है, किसी का कुछ है, डेली नहीं हो पाता सर। अच्छा, मान लो अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और आपको कॉल आई है, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले 112 पे कॉल करते हैं सर। वो 112 तुरंत पहुंच जाते हैं 10-15 मिनट में। इतना है कि हर जगह 10-15 मिनट पहुंच जाएगी। सबसे पहले यही होता है कि दोनों को जिस चोटिल व्यक्ति है उनको हॉस्पिटल भिजवाया जाए। अगर एम्बुलेंस आने में देरी होती है तो 112 गाड़ी में उनको भिजवा दिया जाता है सर हॉस्पिटल। अच्छा, जो 112 का स्टाफ होता है और जो थाने का स्टाफ होता है, वो इकट्ठा ही रहता है या अलग अलग यूनिट बने रहते? थाने पे मतलब आवाज थाने पे करते हैं, लेकिन यूनिट अलग अलग है सर। तो फिर थाने वाले को कब मतलब रोल प्ले करना सर उनका काम होता है सर, तुरंत से तुरंत घटनास्थल पे पहुंचे, वहां जाके उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, झगड़ा है तो शांत करा दिया। और थाने में बताएं कि क्या समस्या है। वो SHO जो भी थाने पे होता है वो उनको फोन करते हैं। अगर ज्यादा समस्या होती है तो फिर जो लोकल पुलिस होती है उस क्षेत्र की, उसको भेजा जाता है सर। समझ गया। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई एक्सीडेंट हुआ और आप गए उस केस में? सर पहले तो ऐसा होता था कि एक्सीडेंट देख के चक्कर से आते थे, किसी की छोटे मोटे खून देख के। फिर नॉर्मल हो गया सर, तो काफी महसूस नहीं होता। ऐसे एक्सीडेंट देखे इसमें 12-13 लाश ऐसी थी, देखने लायक भी नहीं थी। एक भी पूरी भी नहीं थी, पर अब आदत हो जाती है सर। तो फिर वो चीजें तो जो लाशें 12-13 एक साथ देखते हो तो कई दिन घूमती होगी दिमाग। अगर सड़क पे एक्सीडेंट हुआ देखते हैं तो वहां डर लगता है, लेकिन जब आप खुद ही उस चीज को हैंडल करने जा रहे हो, वहां भीड़ न लगे, आसपास उनको उपचार हो सके जो बचे हुए हैं, तो उस टाइम पर सर ये चीज दिमाग में नहीं आती कि हाँ इससे डरना है या फिर अजीब सा फील करना है। तो उस टाइम पर काम ध्यान रहता है कि हाँ ये काम करना है, पहले ये हो जाए, उसके बाद फील करेंगे जो भी करना है। और अब वो आदत भी हो गई होगी धीरे धीरे। हाँ सर, उन चीजों की। हाँ सर। अच्छा, कोई ऐसा क्रिमिनल है जो आपने मतलब फेस किया हो और लगा हो कि यार ये सच में साला बड़ा खतरनाक था और इसको आज पकड़ लिया हमने ठीक से? नहीं तो ऐसा क्रिमिनल आजकल कोई है नहीं सर। बाकी वो हिस्ट्री शीटर होते हैं सर, उनकी निगरानी भेजे क्या हरियाणा से या राजस्थान से? यूपी से ये हुआ है कि यूपी से बहुत सारे क्रिमिनल निकल के और राजस्थान और हरियाणा में अड्डा बना लिया इन्होंने। यूपी रहे सर, उनके रहने लायक बचा नहीं है। हाँ, यूपी रहने लायक नहीं बचा बदमाशों को। और ये बड़ी अच्छी चीज है योगी जी की, महाराज जी की, कि जबरदस्त लेवल पे कंट्रोल किया, काबू तगड़े लेवल पे किया। अच्छा, एक चीज और बताना मुझे सौरभ, के जो बहुत सारे गुंडे बदमाश होते हैं जो अच्छे टॉप लेवल के होते हैं, तो उसके ऊपर इनाम रखा जाता है 51,000 रुपए पकड़ने वाले को या 1 लाख रुपए। तो तुम पुलिस वाले सिर्फ हवा में रखते हैं और देते भी किसी को पकड़वाता है? मिलता है सर, मिलता है। हमारे लिए क्या, अगर हम पकड़ते हैं उसको तो हमारे लिए इनाम जरूरी नहीं है, हमारे लिए रोल में लिखा जाता है, वो गुड वर्क में आता है सर वो। अच्छा, आपका जो वो ACR भरी जाती है सर, वो गुड वर्क में आता है, तो वो सर बहुत अच्छा होता है। और जैसे मान लो कोई जनरल आदमी पकड़वा देता है मुखबरी करके, उसको तो मिलेगा सर, उसको मिलता है पैसे?
या पुलिस वाले बाद में नहीं सर, मिलता है सर, मिलता है। यस सर। अच्छा, अभी तक कभी रिश्वत ली है? नहीं सर। बढ़िया यार, लेना भी नहीं जीवन में। वैसे रिश्वत के मौके तो बहुत आते होंगे, रोज के मौके आते होंगे। गलत काम पे आते हैं सर, गलत काम करना नहीं है। हाँ, एक ही जीवन है, क्यों ही गलत काम करके अपनी दिशा को भटकाया जाए। और फिर पैसे ही कमाने का शौक है तो वर्दी उतारो और काम धंधा करो। और भी सर, हाँ, बिजनेस करो, कुछ भी करो, कमाओ जितने कमा सकते हो, और कुछ नहीं तो कलम लेके पढ़ाओ। वो मुश्किल काम है सर। नहीं, मुश्किल नहीं है, सब चीजें आसान है। सबसे मुश्किल काम पता है यही है, मुझे जो लगता है कि अपने धर्म और अपने कर्म पे लगे रहो। यस सर, है ना, सबसे मुश्किल वही। अगर हम उस पे लगे रहे और उसमें ईमानदारी से निभा दें तो हमसे बड़ा देशभक्त कोई थोड़ी है। जो आप कर रहे हैं आप अपनी नजर में ठीक है तो सर कहीं ना काम देता है सर आगे। अच्छा, एक मुझे ये बताना कि जो ऑफिसर्स की हायरार्की होती है सर, तो आप सब इंस्पेक्टर रहते हैं, सब इंस्पेक्टर के ऊपर इंस्पेक्टर, यस सर, और एसएचओ जो बनता है वो इंस्पेक्टर ही बनता है या अलग रहता है? सर एक थानाध्यक्ष होते हैं, थाना प्रभारी होते हैं। दोनों में डिफरेंस? थानाध्यक्ष होते हैं 2 स्टार, जिनको बाहर मिलता है थाने का, सब इंस्पेक्टर ही हुआ। यस सर, वो थानाध्यक्ष होते हैं। तो 3 स्टार होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, वो थाना प्रभारी होते हैं, तो उनको थाना प्रभारी कहते हैं सर। तो थाना अध्यक्ष और थाना प्रभारी एक थाने में होते हैं या नहीं सर? एक थाने का जो हेड होता है तो थाना प्रभारी होगा या थाना अध्यक्ष होगा सर। अच्छा, यस सर, वो 3 स्टार वाला है तो थाना प्रभारी होगा और 2 स्टार है थाना अध्यक्ष लिखते हैं सर। तो जो सब इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष बनाते हैं वो कितना एक्सपीरियंस होता है उसके बाद बना देते हैं? किसी को बना देते हैं? सर मिनिमम 3-4 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए सर। लेकिन वो छोटा थाना होगा फिर जहां वो रहेगा, थाना अध्यक्ष रहेगा। ठीक मिल जाता है सर। अच्छा, ठीक है सर। और यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में कितना टाइम लग रहा है? सर 10 साल तो मिनिमम है सर। 10 साल। 10 साल उसके बाद इंस्पेक्टर बन जाते हैं। यस सर। और जो प्रमोशन है यूपी पुलिस में उस पूरे यूपी का एक ही साथ होगा, यानी बैच वाइज इस बैच का दिए, या ऐसा है कि अलग अलग जोन भी बटे हुए हैं कि इस जोन में पहले प्रमोशन हो रहा है, इस जोन में बाद में? सर रैंक बनती है सर। अच्छा, पहले कभी कभी जो एग्जाम होता है, जो रिटर्न एग्जाम होता है, उसके हिसाब से बनती है। एक रैंक ट्रेनिंग पे बनती है सर। अच्छा, वो अलग अलग होता है किस रैंक पे आपका प्रमोशन हो रहा है, उस हिसाब से होते रहते हैं सर टाइम आने पे। आपका ट्रेनिंग का कुछ एक्सपीरियंस बताओ। ट्रेनिंग अच्छी थी, ट्रेनिंग हमारी थोड़ी ट्रेनिंग अच्छी में मतलब जो ट्रेनिंग होती है वो वाली रही हमारी, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग सेंटर ऐसा था उसके 10 किलोमीटर आसपास कोई सिटी वगैरह भी नहीं थी। अच्छा, जहाँ फूलन देवी का गांव है, काली पिजालोन, तो उनकी मूर्ति है वही, वो डाकू का इलाका था। समझ, तो पहले वहाँ मतलब वैसा वो बनाया हो कि सेना वेना रह सके थोड़ा। ठीक, जैसे डाकू में डर बना रहे। फिर बाद में वहीं ट्रेनिंग सेंटर बन गया तो वहाँ अच्छा था। वहाँ था ऐसा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का गेट खुला रहता था कि आदमी जाएगा कि ना, जैसे बागले का वांटेड फिल्म में होता है ना, वो ऊपर शिप में निकलता है तो उसके आसपास कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल, तो वैसे हमारे साथ था, गेट के बाहर निकल जाए तब भी सर कहीं जाने था नहीं, थक के उल्टा वापस वहीं आना है। और ट्रेनिंग में खाना वाना कैसा रहता है? अच्छा है सर, खाना सर हमें से मैच मैनेजर बनते हैं, वही प्रोवाइड कराते हैं सर। अच्छा, जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उसी में से? यस सर, उसका इलेक्शन भी होता है ट्रेनिंग में। यार बड़ा प्रोफेशनल होता जा रहा है यूपी, तो बड़ा अच्छी चीज है इसमें। यस सर। और अभी आपको पढ़ाई का टाइम मिलता है, जो अभी आप कह रहे हो कि जैसे मैं सीजीएल के लिए आपको सोच रहा हूँ? सर वर्कलोड अगर ज्यादा होता है तो कम मिल पाता है, नहीं तो डेली निकाल लेते हैं, कुछ तो पढ़ते हैं डेली। अच्छा, कुछ थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ते रहते हैं उस चीज की। अच्छा सौरभ, एक चीज बताना, जैसे न्यूज वगैरह में बहुत आता है कि भाई जब इलेक्शन का टाइम होता है तो पुलिस जो है वो जो भी सरकार होती है उसका पक्ष रखती है हमेशा, और पार्शियलिटी होती है। तो क्या यूपी में ऐसा हो रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं। आचार संहिता लगने के बाद सर कोई पार्टी नहीं रहती। अच्छा, कोई पार्टी निष्पक्ष होता है सर। वैसे भी नहीं होता सर। आप लोगों पे कभी किसी नेता वेता का दबाव आता है? दबाव नहीं सर, फोन आते ये कहते हैं कि देख लेना, जो ठीक हो वही करना। अच्छा, वैसे इतना बोल देते हैं सर। वो वाला नहीं कि करना ही करना है, नहीं सर ट्रांसफर होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। और आप लोगों के ट्रांसफर की क्या ड्यूरेशन रहती है? ट्रांसफर सर अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हम 6 साल रहते हैं और जोन में 15 साल। और जोन कितने यूपी में? जोन सर 18 है। अच्छा, जोन 18, तो एक जोन में मैक्सिमम 6 ही साल रह सकते हैं? यस सर। और डिस्ट्रिक्ट में 6 साल रह सकते हैं, 6 साल बाद ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन उसके लिए लोगों को 3 साल सर एक डिस्ट्रिक्ट में रुकना पड़ता है। 3 साल एक से? जैसे हम शाहजहानपुर में हैं तो शाहजहानपुर में 3 साल के बाद ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा सर, एक चीज मुझे बताना कि सर जब आपको ट्रेनिंग कराई गई तो उसमें तो आप एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरते हो और फिजिकल वर्कआउट उसमें बहुत भयंकर लेवल पे होता है। यस सर, है ना? लेकिन ट्रेनिंग के बाद अब जब थाने में रहते हैं तो यहाँ ऐसा कोई प्रोसेस होता है या ऐसा कोई ट्रेनिंग टाइम होता है कि आप बीच बीच में सरकार आपको मतलब फिजिकली फिट कराती रहती है या नहीं होता है? सर डिसिप्लिन में ट्रेनिंग मतलब उस टाइम पे नहीं लगता कि ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं हम, लेकिन जब फील्ड में आते हैं तो वो चीज बहुत काम आती है। जब वहाँ वर्दी पहनना, यहाँ 24-24 घंटे वर्दी पहनते तो अजीब नहीं लगता। वहाँ अजीब लगता था, वहाँ सर स्टार्टिंग में लगता था, फिर आदत हो जाती है सब आदत, तो वहीं सभी चीजों की आदत डल जाती है। देर तक खड़े रहना, रात भर जगना, ड्यूटी करना, वहीं से ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है ट्रेनिंग से। मेंटल टफनेस लिए आते हैं, हाँ सर वहीं चले जाते हो।
वहां से तो कम ही होती है फील्ड में आके। हाँ, फील्ड में कम से कम घर का खाना मिल जाता है, घर पे बात करने का मौका मिलता है। 1 साल की ट्रेनिंग होती है तो लंबी अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं सर, प्रिपेयर हो जाता है। और मेंटल टफनेस बहुत बड़ी वैल्यू रखती है आप लोगों के उसमें, क्योंकि भरोसा नहीं है किसी जगह पे आप 12 घंटे खड़े हैं तो 12 घंटे लगातार कांस्टेंट आपको खड़े भी रहना, ध्यान भी देना है चीज पर। तो टफनेस बहुत बड़ी चीज रहती है फोर्स की जॉब में। तो अब मुझे बता के सीजीएल की तैयारी क्यों कर रहा है? जब तूने वो टफ टाइम निकाल लिया और अब इतनी बढ़िया पोस्ट पे तेरा सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग कर ली, तो अब सीजीएल की तरफ क्यों मूव ऑन? सोचे थोड़ा घर के आसपास आ जाए, कुछ अच्छी पोस्ट मिल जाए, बेटर मिल जाए कुछ। तभी घर के आसपास नहीं हो? अभी 280 किलोमीटर दूर है घर से। और घर के आसपास आने के चांसेस हैं कि नहीं? हाँ, आसपास मतलब बॉर्डर रूल होता है सर। अच्छा, जो जिस जिले में रह रहे हो आपको वो नहीं मिलेगा, जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए आप अगर आगरा डिस्ट्रिक्ट के हैं, यस सर, तो आगरा के आसपास के बॉर्डर में भी नहीं, जो बॉर्डर लग रहा है उनमें सर पोस्टिंग नहीं हो सकती। तो यानी मिनिमम तो मेरे हिसाब से 50-60-100 किलोमीटर तो रहोगे, 100 तो मिनिमम रहता है सर, दूर रहोगे। अच्छा सौरभ, मुझे ईमानदारी से बताना, तुम यूपी रोडवेज में टिकट लेते हो कि नहीं लेते? यूपी रोडवेज में लेते हैं सर। लेते हैं? यस सर। स्टाफ नहीं चलाते? नहीं सर। बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है यूपी में कि जब ये यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ तब मैंने ये सारी चीजें देखी थी। उस समय बहुत भीड़ होती है, बहुत सारा बच्चा होता है जो एग्जाम दे रहा होता है। तो उस समय पुलिस जो मैनेजमेंट करती है, जो संसाधनों का इस्तेमाल होता है, वो सच में बहुत काबिले तारीफ होता है। और एक मुझे ये भी बताना कि इस समय आपकी सैलरी कितनी आ रही है? सैलरी 60 समथिंग है सर। 60 समथिंग आने लग रही है। और अलग से कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटी जो आप लोगों को यूपी पुलिस दरोगा में अलग से मिलती है? फैसिलिटीज काफी है सर। वैसे तो मेडिकल कार्ड है? हाँ सर, मेडिकल कार्ड बनता है, उसमें आपको जो ब्लड रिलेशन है, हाँ, उसको सर मदद मिलती है आपको जितना भी इलाज कराना। तो वो सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी में सर। अच्छा, सरकारी में। प्राइवेट में हो जाता है सर, बाद में उसका बिल वगैरह बन जाता है, बिल बना के रेफर करवाना पड़ता है। अच्छा सर, जब आपने ट्रेनिंग की तो उससे पहले आप तैयारी प्रॉपर कर रहे थे, सीजीएल की भी तैयारी कर रहे थे, साथ साथ आप मूव ऑन हो गए यूपीएसआई की तरफ। सर, लेकिन अब ट्रेनिंग किए बहुत टाइम हो गया, थाने में ड्यूटी चल रही है, वहां माइंडसेट कुछ डिफरेंट रहता है, और अब सीजीएल की तैयारी करने लग रहे हो, तो वो पीछे की तो सारी चीजें लगभग भूल गए होंगे। तो क्या स्ट्रेटजी अब बना रखी है, किस तरीके से तैयारी करने लग रहे हो कि सिलेक्शन हो पाए? यही सर, अब तो नोट्स पिछले हैं, मैंने सभी नोट्स मेरे पास हैं जो आपके। अच्छा, जो बना रखे हैं, मॉक देते हैं, जहाँ कमी लगती है उसी पे सर काम चल रहा है इधर। अच्छा, मॉक टेस्ट ज्यादा देते हो? पूरा टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन पूरा टाइम में 2-3 घंटे मिनिमम मिल जाते हैं। बाकी पेपर से पहले छुट्टी लोगे कि नहीं? कोशिश करेंगे सर, पेपर से पहले छुट्टी। और फिर यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर जो आप हो, इस पे आपको टाइम मतलब गवर्नमेंट परमिशन देगी सीजीएल के लिए? सर हाँ, पहले सब परमिशन लेनी पड़ती है। अब एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो उससे पहले परमिशन लिखनी पड़ती है एसएसपी साहब को। अच्छा, फिर टेक्निकल परमिशन लोगे, उसके बाद सर एग्जाम की परमिशन मिल जाती है। ठीक। तो मेरे बच्चे, ये सौरभ से बात की हमने, इसकी चीजों को आपने समझा, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी कि किस्मत कई बार आपको जिस रास्ते पर ले जाना चाहती है ना, आपकी परिस्थितियां जब बहुत उल्टी हो जाती हैं, उसके बावजूद भी किस्मत आपको वहां ले जाती है जहां आपकी डेस्टिनी डिसाइड है। तो कई बार जीवन में फेल्योर आते हैं, उन विफलताओं से बहुत डरना नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपके साथ कुछ भी काम किया है तो आपके पीछे कुछ ना कुछ भगवान की प्लानिंग ऐसी रही होगी कि आपके लिए कुछ बेटर किया जाए। नमस्कार मेरे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उस भाई तक हम पहुंच पाए। धन्यवाद मेरे बच्चे, थैंक यू।